आज सिटीजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एक छोटा सा फोरम बना है। हम लोग वोट फॉर डेमोक्रेसी करके कम से कम 8-9 महीने से बम्बई महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, बाकी भी संगठन कर रहे हैं काम, और मकसद और मुद्दा एक ही है। और ज़्यादातर कर्नाटक के 2023 के इलेक्शन से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने काम शुरू किया कि इस बार का जो चुनाव है वो सिर्फ पार्टियों के बीच में चुनाव नहीं है, ये साफ बात है, ये एक जनता, आवाम और नागरिकों का चुनाव है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी क्योंकि हम लोग अपक्ष लोग हैं और हम लोग आज़ाद लोग हैं, और हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे, मैं साढ़े 16 साल की थी जब 1977 में हमने पूरा हमारे पर 10वीं का इम्तिहान छोड़ के हमने आपातकाल के खिलाफ भी चुनाव यही शहर से लड़वाया था। हम लोग जाते थे रामदास भटकल के घर, पूरे पोस्टर इकट्ठा करते थे और शहर भर में हम लोग चिपकाते थे। तो जहाँ पे हमें तानाशाही लगेगी, चाहे ये सरकार की या वो सरकार की, वहाँ पे हम आवाज़ उठाएंगे। और ये 10 साल जो थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के, वो तो एक अघोषित आपातकाल न सिर्फ था, मगर साथ साथ एक फांसीवाद का एक पूरा एक झलक है ये देश ने देखा। 6 के 6 सीट बम्बई शहर की सीट, एक भी सीट ये फांसीवाद पार्टी को नहीं जानी चाहिए, ये हमारा मानना है। और इसके लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। उम्मीदवार जो भी है, 6 के 6 उम्मीदवार, कम से कम 4 में से 6 उम्मीदवार को हम देखे हैं, रात दिन वो लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग नागरिक संगठनों के साथ काम कर रहे हैं और मेहनत भी काम कर रहे हैं। जी मूल्य आहेत ज्याच्या पायावर राष्ट्र उभारणी आहे, आता संविधानाचा धोक्यात आहे म्हटल्यानंतर बदलणार आहेत म्हटल्यावर एखाद्यांना तुमच्यासमोर अशी कल्पना येते की हे संविधान म्हणजे एखादं पाठ्यपुस्तक बदलून लगेच दुसरं, असं नाही। संविधानाची जी मूल्य आहेत, एक माणूस एक मत, ही जी स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व, ही मूल्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, वैचारिक स्वातंत्र्य असेल, विशेषतः लोकशाहीमध्ये जी मूल्य पाळली जातात, ती सगळी मूल्य पायदळी तुडवण्याचं काम या सरकारने केलेलं आहे। जे आपण स्वातंत्र्य लढून मिळवलेलं आहे, गांधीजीपासून महात्मा गांधी असतील, जवाहरलाल नेहरू असेल, वल्लभभाई पटेल असेल, आणि ज्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत कधी भाग घेतला नव्हता, ज्यांनी ही घटना कधी मान्य केली नव्हती राज्यघटना, त्यावेळेस विरोध केला होता, असे लोक आज ही संविधान, ते ज्यांचे जो 1925चा कार्यक्रम होता, त्या मूल्यावर पुन्हा ही राज्य आणि देश निवडून ठेवत आहे। त्याला विरोध करण्यासाठी एक भारतीय नागरिक म्हणून आपल्या सगळ्यांचं कर्तव्य आहे, आणि म्हणून आम्ही हे मैदानात उतरलेलं आहे। टुडे we are fighting for the idea of India as a democratic country where there is a lot of diversity, and diversity is conserved and preserved, where the social fabric of this country, Hindus, Muslims, linguistic fabric, caste fabric, ethnic fabric, we are 6,436 different communities as counted by People of India project by Government of India. Today the levels of violence have rose to unprecedented level. Our democracy is in threat. Freedom of expression is in threat. Democracy doesn't mean just formally holding elections. India has been categorized as electoral autocracy, which is very low down in the democracy index. Therefore, we have to save our democracy. We have to save our constitution. The way all the constitutional institutions are being ruined, one by one. Constitution of Election Commission of India, the way they are conducting the polls, the way election commissioners are chosen in violation of Supreme Court orders. They brought in a legislation, and today the government is appointing anybody they like to the post of election commissioner. When these important institutions are being trampled upon, what democracy is left in this country? Governments and politicians, like diapers, must be changed frequently, otherwise they stink. And this government actually stinks. ये इस सरकार
और इनकी नीतियाँ, भाजपा की और आरएसएस की नीतियाँ, ये देश के लिए पॉइजन है, ये विष है। और मैं हमारे मीडिया पत्रकारों से गुजारिश करूँगा, ये वॉइस ऑफ द पीपल जो है आप लोगों तक पहुँचाइए। कल मैं एक बात सुन रहा था कि जो मोदी मीडिया के महागुरु थे जी टीवी के, उनका वातावरण जरा बदल गया है, क्योंकि वो बोलते हैं कि भारत का जो इंडेक्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस का इंडेक्स जो 161 आउट ऑफ 180 हुआ है, वो शर्मनाक है। अच्छी बात है कि एटलीस्ट 10 साल के बाद जिन्होंने ये गोदी मीडिया की शुरुआत की थी, उनको भी होश आया कि जो हो रहा है देश में ये गलत है। लोगों के दिमाग से जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स माइंड से निकाल दिया, कहाँ पे भी आवाज नहीं हो रहा है। लेकिन जब सरकारी माफिया बनती है और माफिया का काम करती है चंदे पे धंधा, तो ये बात हमें बारीकी से देखनी चाहिए कि हमें ये नोच के हमारे जो भी व्यवस्था है वो खत्म कर रहे हैं। और इसके लिए ये इलेक्शंस जो है डू और डाई इलेक्शंस है। इसमें हमें इसके लिए पूरी सिविल सोसाइटी, पूरे हमारे जो 6 कैंडिडेट हैं, हम लोग जैसे तीस्ता जी ने कहा, हम लोग में से सब जन ने हर ग्रुपिंग्स में हम मिले हैं, और ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन एंड अदर थिंग्स, हम मानते हैं कि 6 ही सीट की परिवर्तन एमवीए और इंडिया के गठबंधन कैंडिडेट्स जिताएंगे। मी विशेष करून समाजातल्या सगळ्यात तळातल्या वर्गाबद्दल बोलतो, इन पर्टिक्युलर दलित वर्गाबद्दल, आंबेडकरवादी वर्गाबद्दल बोलतो मी, की आंबेडकरी जनतेचा मक्ता कोणी घेतलेला नाही। आंबेडकरी जनता जरी स्लममध्ये राहत असली, तिचा काही छोटासा भाग ज्याची आरक्षणामुळे काहीशी उन्नती झालेली आहे आणि त्यांच्यात एक मध्यमवर्ग तयार झाला आहे, परंतु मोठ्या प्रमाणामध्ये दलित, आदिवासी, ओबीसी हा जो वर्ग आहे, तर या वर्गावरती केवळ आमचाच अधिकार आहे अशा पद्धतीने काही लोक बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घेऊन, निळा झेंडा घेऊन काही लोकांनी उमेदवार उभे केले। पण आंबेडकरी जनतेला कळलेलं आहे आणि आम्ही लोकांना विस्तृतपणे सांगितलेलं आहे, लोकांनाही समजलं की ही लढाई इतकी निकराची आहे, इतकी अटीतटीची आहे, ही स्वातंत्र्याची लढाई। काहीही करून फॅसिस्ट मोदी आणि त्यांचा जो झुंटा आहे त्याचा निर्णायक पराभव झालाच पाहिजे। आणि त्याच्यामध्ये मला खात्री आहे की आंबेडकरी जनतेची भूमिका ही अत्यंत निर्णायक ठरणार, खूप मोठा बदल होणार। वंचितचे आणि बीएसपीचे जे उमेदवार उभे आहेत ते सरळ सरळ भाजपला मदत करण्यासाठी उभे आहेत आणि आंबेडकरी जनतेला कळलेलं आहे की आम्ही आमचं मतांचं विभाजन करणार नाही। संपूर्ण महाराष्ट्रभर आम्ही फिरतो आहोत, सगळीकडे हेच वातावरण आहे की आम्ही आमचं मतांचं विभाजन करणार नाही। जो उमेदवार इंडियाचा, महाविकास आघाडीचा, जो भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव करू शकतो त्याच्या पाठीमागेच फुले आंबेडकरी जनता उभी राहणार आहे। अशा प्रकारचा निर्णय आणि निर्धार आंबेडकरी जनतेने घेतला। ठीक आहे, काँग्रेस बरोबर आंबेडकरी जनतेचा काय संघर्ष असेल, शिवसेनेबरोबर असेल, ते सगळे संघर्ष आणि ताकद मतभेद या निवडणुकीच्या नंतर आम्ही चर्चा करू। पण या वेळेला मात्र आम्ही सगळ्यांनी ठरवलेलं आहे की काही करून इंडियाच्या मागे राहायचं आणि इंडिया उभी करायची। हा देश जेवढा हिंदूंचा आहे तेवढाच मुसलमानांचा आहे, दलितांचा आहे, ख्रिश्चनांचा आहे, आदिवासींचा आहे, सर्वांचा आहे आणि हा देश सर्वांचाच राहणार आहे। हमारी सरकारें माँ बाप सरकार होती थी। माँ बाप की तरह
हमको संभालती थी, हमारे लिए काम करती थी। पिछले 8 सालों में ये पहली दफ़ा हुआ है आज़ादी के बाद 10 सालों में कि जो हुकुम सरकार आई है, मोदी के सामने सब खड़े रह के जो हुकुम सरकार करते हैं, वो राजा नहीं है लेकिन राजा के तरह बिहेव करता है, हमारा पैसा खर्च करता है, हमारे टैक्स का पैसा खर्च करता है, लेकिन जिन अफसरों को, जिन पुलिस वालों को, पुलिस कर्मियों को और सरकारी मुलाजिमों को पगार देता है, उनको ऐसे दिखाता है जैसे वो उनका मालिक हो और जी मालिक करके वो नौकरी कर रहे। ये लोकशाही के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि जब सरकार किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह चलाई जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि लोकशाही ख़त्म हो गई, लोकतंत्र ख़त्म हो गया है उस मुल्क में, और ये सबसे बड़ी चिंता है। संविधान तो बदलेगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमको 400 पार करवा दो, ये संविधान दूसरे दिन बदल देंगे हम। उन्हीं के लोगों ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे उनके मुंह में शब्द डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसके साथ साथ इस मुल्क की जो कार्य प्रणाली है उसको इस कदर वो लोग ख़त्म कर देने वाले हैं कि बाद में शायद जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बापू के बारे में कहा था कि आने वाली पीढ़ियां काश ऐसा भरोसा भी रखे कि हाड़ मास का ऐसा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पे चला था, तो आने वाली भारत की पीढ़ियां शायद भरोसा नहीं करेगी कि इस भारत में कभी लोकतंत्र जैसी कोई चीज़ भी रही थी। इस कद वो लोग इसको बदलने वाले हैं, ये भरोसा रखिए आप लोग। और इसलिए नागरिकों को, जो हम इंटेलेक्चुअल लोग अपने आप को तटस्थ रखने में बहुत अपना स्टेटस मानते थे, आज तक हम हमेशा ये समझते थे कि तटस्थ रहना यानी हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है, और हम तटस्थ ही रहे, इतने तटस्थ रहे कि हमारे कोई मतलब ही नहीं रहा बाद में। इस बार ये पता चल रहा है कि इस बार हम तटस्थ नहीं रह सकते। हमने कोई कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाए, हमने शिवसेना के साथ हाथ नहीं मिलाए, हमने राष्ट्रवादी के साथ हाथ नहीं मिलाए, हमने हमारे राष्ट्र को गले से लगाया। और उसके लिए हमें अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ काम करना पड़े तो ये कबूल किया है हमने, क्योंकि हमें हमारे राष्ट्र को बचाना है और कोई हमारा एजेंडा नहीं है। अगर कल उठ के इंडिया अलायंस की सरकार आई और अगर उन्होंने जनता के विरोध काम किया तो हम सबसे पहले रहेंगे जो रास्ते पे उतर के उनका कान पकड़ेंगे और कहेंगे कि हमने इसलिए तुम्हारा सहकार नहीं किया। Suggestion to audience to keep this democracy alive? No, I would just tell the people of Mumbai and the people of Maharashtra and India at this critical juncture that vote with your conscience, vote with your heart and head, and vote with the experience of the last 10 years. And has the last 10 years mean any betterment of life for you at all? I mean, apart from the lofty principles of, equality, dignity, and the Constitution, which are vital. I mean, just look at the question of despair, joblessness, violence, insecurity, the manner in which the lockdown was handled, the way public health has collapsed, the way education has collapsed, access to justice has collapsed. And do we have eventually a government in the state in Maharashtra and in the center which actually is responsive and believes in the people of India and the preamble which says that the sovereignty is among the people, you and me, or do they believe from ruling from the top? One more odd question I wanted to ask. No, please. These days, even politicians are not loyal to the ideologies and politics. Like they're just changing, hopping from this one party to another. So how will we really? I think this political system? I think it's a period of churning. And I can understand you as a much younger person feeling that how can we be have faith even in the opposition if the opposition switches. But think of it this way, that with the kind of efforts made to split the opposition and to buy, the opposition today is still strong. And it's stronger than I thought it was 2 months ago. I'll be very frank with you. And there are people who are still leaving it and there are still people who are joining it. So I think we have to understand eventually that, as you rightly said, it is a battle of ideology. It is a battle of principles. And those who are self-seeking people within even those parties which believe that they are constitutional will go. Let them go. But let others emerge. Let the younger people come. And I think it's above time that all our opposition parties in India
give space to younger leadership because we are a very young country. 65% of our population is young, and we should be giving place to the younger people. How will you preserve democracy in this odd situations at this point? I think in the last 8 months that we have in civil society has been involved at the ground level, there has been a heightened involvement of ordinary citizens who have seen the pain and the anguish that they have gone through. So whether it is COVID, whether it is jobs, whether it's the economy, whether it's livelihood, they have realized that the government that was supposed to take care of them has actually abdicated their responsibility and left them as orphans. But some people are romanticizing that also. See, I personally feel it's a multiplier effect. If one guy tells a lie, and as Global says, you amplify it 1,000 times, because they have the whole business of trolls, which are paid trolls, to disrupt everything in terms of brainwashing people. But that has failed now. People are reading between the lines in terms of they don't have a platform to articulate. Yes. I just want to ask you one thing. Like last year also, and previous year also, previous term also, we have seen some consolidated solid votes like 32%, 30% are giving them a big win. So this time, what are you doing, like, or the civil society is doing, so that other side of the 70% people will give vote to one party? So now it's very interesting combination. If you look at the patterns of the election that have taken place, the present dispensation has got worried. That's why वो बोलते हैं ना कि बोकला गए हैं in terms of making their public statements, only because their committed voters are not going to the polling booths. Are you getting my point? Earlier there was this fundas that ठीक है 30 या 35%, 2019 में 36% का उनका vote share था. It was the vote share. They were always confident because on the other spectrum, people were not taking the choice to go to the polling booths. Yes. Today that has reversed. Yes. Point number one. Point number two is those sections of society who have been oppressed. So the minorities, more specifically the Muslims, more particularly the Adivasis and the Dalits, and even people of the economically background from majority community also. This government has not given them anything. So they are going to come out in full swing and vote. Let's hope. No, we absolutely look at possible situations. I just wanted to ask you one thing. How do you convince people, those who are blinded right now, that this government is actually doing things? Because there are people who are saying कि 500 रुपए का पेट्रोल भी खरीद लेंगे और कुछ भी करेंगे. But those voices were there quite dominant in Indian society till 2 years back. But in the last 2 years, we have seen the muting of those stupid voices. And so I think people are realizing that the real danger to the democracy and things. It is really not the concern for price rise and things, because if price rise was that big a concern, we would have had a big revolution happening in our country. But the anxiety over the ability to live a dignified life by the citizens of India is now awakening people in a big way. It's out of box question, but still I want to ask. Don't you think we should have that mechanism to counter their IT cell or be competent enough to nullify their claim? It is happening. It is happening. We must understand that they have the power of cadres and they have the power of money. And that is unmatchable at the moment. But we have an indomitable will. And an indomitable will has always triumphed. Anything for democracy? Well, as long as we are there, we will cling to the ideal of democracy.